आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की, अरावली रेंज। ये सिर्फ पहाड़ों का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि ये तो भारत के इतिहास, यहाँ के मौसम और इकोलॉजी की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। चलिए इस अरबों साल पुरानी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के जो सबसे मशहूर पहाड़ हैं वो असल में सबसे जवान हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम तो हमेशा पहाड़ों को उनकी ऊंचाई से ही देखते हैं, उनकी ऊंचाई से ही उन्हें पहचानते हैं। पर क्या उनकी उम्र भी उतनी ही मायने रखती है? शायद ऊंचाई से भी ज्यादा। तो चलिए इस फर्क को समझते हैं। हिमालय जिसे हम सब इतना ऊंचा और विशाल मानते हैं, वो जियोलॉजिकली देखा जाए तो काफी नया है, मतलब लगभग 4 से 5 करोड़ साल पुराना। और अब जरा अरावली की उम्र देखिए, 150 से 250 करोड़ साल, मतलब हिमालय से भी कहीं कहीं ज्यादा पुराना। ये तो सच में धरती के सबसे बुजुर्ग पहाड़ों में से एक है। तो आखिर कहानी क्या है इस पुराने पहाड़ की, कैसे बना ये, और अरबों सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना बदल गया? चलिए इसकी कहानी को समझने की शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। ये संस्कृत से आया है, जहां अर का मतलब होता है कोई रुकावट या बाधा, और वल्ली का मतलब होता है एक लाइन या श्रृंखला। तो अरावली का सीधा सा मतलब हुआ बाधाओं की एक लाइन, और ये नाम इसके असली काम को एकदम सही तरीके से बताता है। जरा सोच कर देखिए, एक वक्त था जब अरावली की ऊंचाई भी हिमालय जैसी ही थी, लेकिन आज जो हम देखते हैं वो एक रेलिक्ट माउंटेन है, मतलब उन पुराने विशाल पहाड़ों के बचे खुचे हिस्से। अरबों साल तक लगातार चलती हवा, पानी की मार और मौसम के थपेड़ों ने इसे धीरे धीरे घिस दिया, और आज ये इस शक्ल में हमारे सामने है। और ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये फैली है लगभग 670 किलोमीटर तक। गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए सीधी दिल्ली तक पहुंचती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर्स। हाँ, ये बात सही है कि हिमालय की चोटियों के आगे ये ऊंचाई कुछ भी नहीं लगती, लेकिन इसका महत्व इसकी ऊंचाई से कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जीती जागती व्यवस्था है, एक लिविंग सिस्टम है जो पूरे नॉर्थ इंडिया के मौसम और यहाँ की जिंदगी को तय करती है। चलिए देखते हैं कैसे। अरावली एक तरह से मौसम को कंट्रोल करने वाली एक दीवार है। ये विशाल थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। रेगिस्तान से आने वाली गर्म सूखी हवाओं के सामने ये एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये साउथ वेस्ट मानसून की हवाओं को रास्ता दिखाती है, जिससे इस पूरे इलाके में कीमती बारिश होती है। अगर अरावली ना होती तो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज कहीं ज्यादा सूखा और गर्म होता। और बात सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है, ये कई जरूरी नदियों का सोर्स भी है। बनास, लूनी, साबरमती, ये सारी नदियां यहीं से निकलती हैं। हाँ, ये सच है कि इनमें से ज्यादातर नदियां सीजनल हैं, यानी सिर्फ बारिश के मौसम में बहती हैं, लेकिन फिर भी ये इस पूरे रीजन के लिए पानी का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये पूरा इलाका वाइल्ड लाइफ के मामले में भी बहुत अमीर है। यहाँ सूखे पतझड़ी जंगल हैं जो लेपर्ड्स और न जाने कितनी ही दूसरी प्रजातियों का घर हैं। और तो और मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसी रेंज की गोद में बसे हैं। इससे पता चलता है कि इकोलॉजी के लिहाज से ये कितना जरूरी है। अब जरा भूगोल और मौसम से हटकर इतिहास की तरफ चलते हैं। अरावली ने भारत के इतिहास का ताना बाना बुनने में भी एक बड़ा रोल निभाया है। इसका कल्चरल और हिस्टोरिकल महत्व भी उतना ही गहरा है जितनी कि इसकी अपनी जड़ें। इसकी जो ऊबड़ खाबड़ बनावट है ना, उसने इसे एक नेचुरल किला बना दिया। सदियों तक यहाँ के राजपूत राजा महाराजाओं ने दुश्मनों से बचने के लिए इन्हीं चट्टानी पहाड़ियों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कुंभलगढ़ का किला। अरावली की ऊंची ऊंची चट्टानों पर बना ये किला, जिसकी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ये इस बात का सबूत है कि ये जगह स्ट्रेटेजिकली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और फिर आता है शानदार चित्तौड़गढ़ का किला, जिसका नाम सुनते ही राजपूतों की बहादुरी, शान और बलिदान की न जाने कितनी ही कहानियां याद आ जाती हैं। ये बड़े बड़े किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो अरावली के ऐतिहासिक महत्व के जीते जागते सबूत हैं। और यहाँ इंसानी बसावट का इतिहास भी
बहुत बहुत पुराना है। आर्कियोलॉजिकल सबूत ही बताते हैं कि यहाँ तांबे की खदानें सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने से मौजूद हैं। मतलब सोचिए, हज़ारों साल पहले से यहाँ माइनिंग हो रही थी। लेकिन ये जो अरबों साल पुरानी व्यवस्था है, आज वो एक बहुत बड़े खतरे में है। अब हम बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस पहाड़ के वजूद के लिए ही एक सवाल बन गई हैं। आज के ज़माने के जो खतरे हैं, वो इसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग यानी अवैध खनन, तेजी से फैलते शहर, अंधाधुंध कटते जंगल और फैक्ट्रियों से निकलता प्रदूषण, ये सब मिलकर हमारी इस पुरानी विरासत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसका असर बहुत ही गंभीर है। अरावली के कमजोर पड़ने का सीधा मतलब है रेगिस्तान का और आगे बढ़ना, जमीन के नीचे पानी का खत्म होना और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों की हवा का और भी ज्यादा जहरीला हो जाना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उम्मीद अभी बाकी है। इस पुरानी विरासत को बचाने के लिए एक लड़ाई भी लड़ी जा रही है। तो चलिए एक नज़र उन कोशिशों पर डालते हैं जो इस ज़रूरी इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने के लिए की जा रही हैं। इस लड़ाई में कई मोर्चों पर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल माइनिंग पर बैन लगाया है। दिल्ली और गुरुग्राम जैसी जगहों पर अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं। बड़े लेवल पर पेड़ लगाने के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की भी कोशिशें जारी हैं। तो ये जो तुलना है, ये अरावली और हिमालय के बीच का फर्क साफ कर देती है। एक तरफ है पुराना, खिस चुका और शांत अरावली और दूसरी तरफ है जवान, ऊंचा और जियोलॉजिकली एक्टिव हिमालय। यह हमें याद दिलाता है कि अरावली की कहानी कितनी अलग और खास है और इसे बचाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इस पुराने पहरेदार ने अरबों सालों तक प्रकृति की हर मार झेली है, लेकिन क्या ये हमारे दौर की चुनौतियों को झेल पाएगा? इसका भविष्य क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर आज क्या कदम उठाते हैं।